द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लिविंग हम किसे कहते हैं और हमने उसके कुछ डिफाइनिंग फीचर देखे थे। तो आइए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड शुरू करते हैं। इफ वी लुक अराउंड यू if you look around you, you see a large variety of living organisms, be it potted plants, insect, bird, your pets or other animals and plants। तो जब भी आप आपके आसपास देखते हैं तो आपको बहुत सारे अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। वो या तो कोई आपके घर के प्लांट्स होंगे, या तो कोई इंसेक्ट होंगे, या तो आपने किसी एक बर्ड्स को देखा होगा, या तो आपका खुद का पालतू इंसान होगा, या फिर कोई और एनिमल्स और प्लांट्स होंगे। तो द देयर आर ऑल्सो सर्वेल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसे कि आप आपकी खुद की आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो आपके आसपास ही है। इफ़ यू वर द इंसेक्ट द एरिया दैट यू मे make observation in the range and variety of organism that you see you would increase। अगर आप आपका एरिया इंक्रीज़ कर देंगे ऑब्जर्वेशन का, तो ऑर्गेनिज्म की वेराइटी और रेंज भी इंक्रीज़ हो जाएगी। Obviously, if we went to visit a dense forest, you would probably see much greater number and kind of living organism in it। अब देखिए, अगर आप कोई सा फॉरेस्ट को घूमने जाएंगे तो ये मतलब कि निश्चित ही है कि आप अपने घर में जितने ऑर्गेनिज्म को देखते हो उनसे कहीं ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को आप फॉरेस्ट में विजिट करते वक्त देख लोगे। इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। आप जिस भी प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज़ के। द नंबर ऑफ स्पीशीज that are known and described range between 1.7 million to 1.8 million। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इससे कभी कभी नीट से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या है ये लाइन? दो मिनट। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट यू आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। तो ये ऐसा कह रहा है कि अभी तक जितनी भी जानी गई और डिस्क्राइब करी गई स्पीशीज़ है उनकी कुल संख्या 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक है। दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसे ही हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, या तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट है अर्थ पे। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीन आइडेंटिफाई। अब हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये याद रखना है कि हम जैसे जैसे नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे या फिर अपने पुराने एरिया को भी देखते जाएंगे तो हमें कंटिन्यूसली नए नए ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होते जाएंगे, हमें नए नए ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे। एज इट स्टार्टेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो अपनी अर्थ पे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। लेकिन हम हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को हमारे यहाँ के लोकल नेम से ही जानते होंगे। दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन ये जो लोकल नेम है ये क्या करते हैं? बदलते रहते हैं जगह के हिसाब से। इवनली विद कंट्री के हिसाब से भी ये चेंज होते रहेंगे। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ डिड नॉट फाइंड वे एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर, है ना। तो अगर हम इनका कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं निकालेंगे
तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे से उस ऑर्गेनिज्म या फिर उस प्लांट्स के बारे में बात करना। जैसे कि अगर अपन मैंगो की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे आम बोलते हैं, इंग्लैंड या फिर कई और फर्दर कंट्रीज़ में उसको मैंगो बोलते हैं। तो अगर हम जब भी मैंगो के बारे में बात करेंगे तो हम आम बोलेंगे तो नहीं उसको समझ में आएगा, और हमारे यहाँ पे कोई सिर्फ हिंदी जानता होगा या फिर कोई तमिल तेलुगु ही जानता होगा, तो अगर वो मैंगो बोलेगा तो उसको वो समझ में नहीं आएगा। तो इससे तो अपन उस ऑर्गेनिज्म या फिर उस प्लांट्स के बारे में बात करने में बड़ी अपने को क्या होगी, दिक्कत होगी। Hence there is the need of a hence there is the need of standardize the naming of living organisms such as a particular organism is known by the same name over all the world। इसलिए हमें ज़रूरत है एक ऐसे स्टैंडर्डाइज नेम की जो कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम हो जिससे कि वो पूरी दुनिया में जाना जाता हो। इसी प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो हम नोमेनक्लेचर किसको कहेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम कोई स्टैंडर्डाइज्ड नेम देंगे तो हम उसे नोमेनक्लेचर कहेंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम नोमेनक्लेचर किसे कहेंगे। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर, तो आपको ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। तो नोमेनक्लेचर इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by the same name over all the world। ठीक है, obviously nomenclature or naming is only the process when the organism is described correctly, and we name is only possible we know to what organism the name is attached to। दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए, ये तो आम बात है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का नाम कर रहे हो तो आप उसकी कोई खासियत या फिर उसकी कोई कमियों के कारण ही कर रहे होंगे। तो हमेशा ये ज़रूरी होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम करने से पहले उसे पूरी तरीके से डिस्क्राइब करा जाए, और जिस जिस प्रोसेस से उसको डिस्क्राइब किया जाता है या फिर उसे आइडेंटिफाई करा जाता है या फिर उससे कंपेयर करा जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। हाँ, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। In order to facilitate the study, number of scientists have established a procedure and assigned the scientific naming of each known organism। This is acceptable to biologists all over the world। है ना। तो आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के लिए कुछ नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट ने इस्टेब्लिश किया एक प्रोसीजर जिसके द्वारा हम किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग कर सकते हैं। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये सारे ही बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेमिंग आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच इज़ प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो इन्होंने कह सकते हैं हम कि ऐसी एक एसोसिएशन बना ली जो कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर नाम देगी, है ना। जैसे कि जितने भी प्लांट्स हैं उनकी नेमिंग का जिम्मा किसने उठाया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने। यू मे आस्क्ड हाउ एनिमल आर नेम्ड। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे अपन किसी एनिमल को नेम कर सकते हैं। तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इन्होंने एक और इजाद कर दी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर सारे एनिमल्स के नाम क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। द साइंटिफिक नेमिंग इंश्योर दैट द ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली नेम, है ना। तो जो साइंटिफिक नेमिंग होती है वो इंश्योर करती है कि ईच ऑर्गेनिज्म का एक खुद का सिंगल नेम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये हर पीपल के द्वारा एक्सेप्टेबल हो हर जगह पे। टू अराइव द सेम नेम, है ना, और इसको कोई सेम नेम नहीं दे सकता है। They also ensure that such naming has not been used for any other non-organism। जैसा कि मैंने बोला कि ये किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं हो सकती जो कि
पहले से ही किसी का साइंटिफिक नेम है वो किसी और ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम नहीं हो सकता। बायोलॉजिस्ट follow universally acceptable principle to provide scientific naming to no organism. Each name has two compound. हर नेम के दो कंपाउंड होते हैं, जेनरिकल नेम एंड स्पेसिफिक एल्फटिकल। द सिस्टम तो हर हर नेम के दो कंपाउंड होते हैं, एक है जेनरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एम्फिटिक, है ना। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जिसमें हम दो कंपोनेंट का यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। द नेम दिस नेमिंग सिस्टम गिव बाय कैरलेस लिनानियस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई है कि ये दिया किसने था। तो जो भी ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाली बात कही थी वो अपनी कही थी कैरलस लिनानियस ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है तो कृपया इसे ध्यान रखें, ठीक है। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसे सारे और बायोलॉजिस्ट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे। दिस नेमिंग सिस्टम यूज्ड अ टू वर्ड्स फॉर्मेट was found convenient. Let us take an example of mango to understand the way, ठीक है। तो इसके अंदर टू वर्ड्स यूज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए। प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक नेम्स बेटर, है ना। तो अब अपन मैंगो का साइंटिफिक नेम लिख के देखते हैं कि मैंगो का साइंटिफिक नेम कैसे रिटर्न हुआ। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटर्न एज मैग्नीफेरा इंडिका, है ना। तो जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है उसे हम क्या कहते हैं साइंटिफिकली, उसका ये मैंगो जो है ये क्या है, इसका लोकल नाम है। क्या है, लोकल नाम है। लेकिन इसका असली नाम क्या है, इसका असली नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। अगर आप कहीं पे बाहर जाके या फिर कोई सी भी कंट्री में जाके मैंगो बोलोगे तो हो सकता है कि वहाँ पे लोगों को समझने में मुश्किल आए कि आप आम की बात कर रहे हो। लेकिन अगर उसकी जगह पे आप मैग्नीफेरा इंडिका यूज़ करोगे किसी पढ़े लिखे आदमी के सामने तो आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये क्या है, मैंगो की ही बात कर रहा है जो उसके देश में कोई और लोकल नेम से जाना जाता होगा, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट इज़ बायनोमियल नेमिंग, है ना। तो अब देखते हैं कि कैसे ये बायनोमियल नेमिंग होती है। इन दिस नेमिंग मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका इज पर्टिकुलर स्पीशीज। तो इसमें दो चीज़ों से जुड़ के बना है। पहला क्या है, इसमें मैग्नीफेरा है ना। और दूसरा इसमें क्या है, इंडिका है। तो जो मैग्नीफेरा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैग्नीफेरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जीनस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस। और जो इंडिका है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी स्पीसीज कर रहा है। और स्पेसिफिक एल्फटिकल, तो स्पीसीज को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एल्फटिकल। तो अपन इस स्पेसिफिक एल्फटिकल के जगह पे अपन क्या यूज़ करेंगे, स्पीसीज। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर फॉलोएस, है ना। तो अब इसके कोई यूनिवर्सल रूल्स है जिसके कारण हम जिसके जिसके द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रख सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ यूनिवर्सल रूल नोमेनक्लेचर के, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेमिंग आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। देखिए ये जो भी रूल है इनको बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो जो भी बायोलॉजिकल नेमिंग होती है वो कौन सी भाषा में लिखी जाती है, वो लैटिन भाषा में लिखी जाती है ना। और उसका पैटर्न क्या होता है, तो वो इटैलिक पैटर्न में लिखी जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप मैग्नीफेरा इंडिका देखेंगे तो ये कौन सा पैटर्न है, ये एक इटैलिक पैटर्न है ना। और ये कौन सा शब्द है, मैग्नीफेरा और इंडिका, ये दोनों ही शब्द लैटिन हैं।
दे आर लैटिनिज्ड और derived from Latin irrespectively of their origin. The first word of biological naming is represent the genus, while the second component is denoted the species. ठीक है, तो ये जो उसने बात बोली है ये अपन ने पहले ही ऊपर बोल दी थी कि जो पहला वर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। अब आप सोच रहे होगे कि जीनस किसकी बात कर रहे हैं, तो ये अपन सब आगे जाके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में पढ़ेंगे कि जीनस क्या होता है, स्पीशीज़ क्या होता है। लेकिन आप बस इतना याद रखें कि बायोलॉजिकल नेमिंग में जो पहला वर्ड होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पीशीज़ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेमिंग when handwritten are separately underlined। ठीक है, तो जब भी ये दोनों वर्ड लिखे जाएंगे हाथों से तो इसे क्या होगा, इन्हें अपने को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर इटालियन ओरिजिन। और अगर प्रिंट हो रहे हैं तो इटैलिक में लिखे जाएंगे ताकि हम इनका लैटिन ओरिजिन बता सकें। ठीक है, the first word denoted the genus started with capital letter while the species started with small letter. It can be illustrated with example Magnifera indica। ये देखिए, छोटी छोटी गलती हमेशा हर कोई करता है कि वो दोनों ही वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल लिख देता है। लेकिन यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब भी कोई साइंटिफिक नेमिंग लिखी जाती है तो उसमें जो जीनस का नेम रहता है उसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और स्पीसीज़ का जो भी वर्ड होता है उसे उसका लेटर को हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। The name of the author appears after the species at the end of a biological naming and written in an abreviative form, example Magnifera indica Lin। देखिए, ये अधिकांश तो नहीं यूज़ किया जाता है लेकिन ये भी एक बहुत ज़रूरी टर्म थी जो उसने अपने को बता दी कि अपन हमेशा स्पीसीज़ के बाद एंड में जिस भी बायोलॉजिस्ट ने उसका नाम रखा है उसका अपन शॉर्ट फॉर्म लिख देते ताकि अपन इंडिकेट कर पाए कि इसे पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका को लिनस ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं लिखते वक्त, मैग्नीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, सिंस द नियरली impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some mean to make it possible। तो देखिए, ये तो इम्पॉसिबल है कि हम सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, स्टडी कर सके। लेकिन हमें इसे नेसेसरी हम इसे पॉसिबल बनाने के लिए कुछ मीन बना सकते हैं जिसके द्वारा हम सारे ऑर्गेनिज्म को आसानी से पढ़ सके। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके सिमिलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उससे मैच कर रही हो तो हम उसे एक क्लास में डाल दें। ये सब हमें अभी थोड़ी देरों में पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्लासिफिकेशन। उसने ही बोल दिया है कि ये जो भी ये प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू convenient categories based on some easily observable characteristics। तो हम क्लासिफिकेशन कहेंगे किसको, तो क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को ग्रुप करते हैं किसी भी कैटेगरीज में, किसके आधार पे हम उसकी कुछ ऑब्जर्वेबल आसान कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिसके द्वारा हम उसे अलग अलग कैटेगरीज या फिर ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल वी easily recognize a group such as the plant or animal or dogs or cat or insect the moment we use any this term we associate scene
व्हेन वी थिंक डॉग। देखिए, तो आप जब डॉग के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या दिखता है? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट किड्स। तो हम जब भी डॉग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डॉग की इमेज बनती है, ना कि किड की। नाउ इफ़ वी थिंक अबाउट एटलेंटी एल्स्टियन वी नो डेट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम जब भी एसलेंटियंस के बारे में बात करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी वर से मैमल्स, you would of course think the animal with external ears and body hair। तो जब भी अपन किसी मैमल की बात करते हैं तो आप हमेशा सोचते होंगे किसी भी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसके एक्सटर्नल ईयर्स हो और उसकी बॉडी पे हेयर हो। लाइकवाइज इन प्लांट इफ़ यू ट्राई टू टॉक विद द पिक्चर ऑफ ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट। तो हम जब भी वीट के बारे में बोलते हैं तो हमारे दिमाग में वीट के प्लांट की पिक्चर आ जाती है, नॉट ऑफ राइस। राइस के प्लांट की नहीं आती है, ना ही किसी और प्लांट्स की आती है। हेंस ऑल दिस डॉग, कैट्स, मैमल, वीट, रिच प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा आर convenient categories we use to study organism। तो द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टेक्सा। तो देखिए, हम कैट्स, डॉग्स, मैमल, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं और इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। और इनकी हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे टेक्सा, है ना। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। तो हम जब भी टेक्सा की बात करेंगे तो हम कैटेगरी की बात करेंगे जो कि ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लेवल की होगी। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा। तो प्लांट्स के भी टेक्सा होते हैं। वीट इज ऑल्सो टेक्सा, वीट भी एक टेक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ऑल आर टेक्सा। तो ये सब एक कैटेगरीज है ना। बट यू नो दैट डॉग्स इज अ मैमल and mammals are animals, therefore animal, mammal, dog represent taxa at different level। तो देखिए, हम जब भी डॉग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में डॉग्स की पिक्चर बनती है। तो उनके क्या रहते हैं? उनके एक्सटर्नल हेयर्स रहते हैं, उनके ईयर रहते हैं, मतलब कि क्या है? वो मैमल है। और वो क्या है? एनिमल है। वो चल फिर रहे हैं, वो क्या है? एनिमल है। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए हैं जो भी ये मतलब कि एनिमल, मैमल, डॉग से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक टेक्सा के डिफरेंट लेवल ये शो कर रहे हैं। हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा हम उसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में रख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज टेक्सोनॉमी। तो जिस प्रोसेस से हम इसे क्लासीफाई करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट process and ecological information of an organism are essential and form the base of the modern taxa studies। तो हम जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की बात करते हैं तो हम उसके एक्सटर्नल इंटरनल फीचर देखते हैं और इसी प्रोसेस के द्वारा हम उसे क्या करते हैं? धीरे धीरे क्लासीफाई करते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी। तो हम कह सकते हैं कि जो भी अपना कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है और नोमेनक्लेचर, ये सारी ही प्रोसेस है किसकी? बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी की है। तो आपको हम बता देते हैं कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। तो कैरेक्टराइजेशन मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि उस लिखी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करना ताकि हम उसे प्रॉपर टेक्सा में रख सकें। अगर और वो किसी टेक्सा में आ रहा है या फिर
वो पहले से ही डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है तो हम उसे उसकी वहाँ की जगह पे रख देंगे। लेकिन अगर वो न्यूली डिस्कवर है, जिसको आपने अभी अभी डिस्कवर किया है, तो हम उसका क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर होता है साइंटिफिक नेमिंग। किसी ऑर्गेनिज्म को अगर अपन साइंटिफिक नेमिंग करते हैं तो हम उसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर को अपन ने किसे देखा था? हमने इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूप में देखा था, है ना। उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसे हम एक प्रॉपर टेक्सा में भर देते हैं। ठीक है। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। तो टेक्सोनॉमी कोई नई बात नहीं है। ह्यूमन बीइंग है always being interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference of their own use. तो ह्यूमन बीइंग हमेशा जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, और जिसके कारण और जिसे वो यूज़ कर सके। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीड टू फाइंड अ सोर्स फॉर द बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो पहले के ज़माने में ह्यूमन बीइंग को ज़रूरत होती थी ढूंढने की सोर्सेस, जिसके द्वारा वो अपनी बेसिक नीड जैसे कि फूड, क्लॉथ और शेल्टर को पूरा कर सके। हेंस अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो अभी भी पुराने ज़माने का जो भी क्लासिफिकेशन होता था वो किसके ऊपर बेस्ड होता था कि हम किस ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, उस प्रकार से उसको बांट देते थे। ह्यूमन बीइंग वर सिंसियरली लॉन्ग not only interested in knowing more about the different kind of organism and their diversity but also relationship among them। तो देखिए कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ उनके बारे में जानना ही नहीं चाहता है, जिन के बारे में जानना चाहता है, जिन के बारे में उसने जाना है उनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप बन रही है तो वो उसके बारे में भी जानना चाहता है। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड एज सिस्टमेटिक्स। तो हम जिस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं और उसे जानने की प्रोसेस या फिर उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक कहते हैं। तो सिस्टमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच ह्यूमन बीइंग सर्च फॉर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। तो ये जो सिस्टमेटिक्स वर्ड है ये किसके द्वारा डिराइव किया गया है? लेटिन वर्ड के द्वारा डिराइव किया गया है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि सिस्टमेटिक किसके द्वारा डिराइव किया गया है ना। तो ये सिस्टमा वर्ड से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो लिनस यूज्ड सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। इसलिए जो लिनस था उसने अपने जो पब्लिकेशन की थी उसका टाइटल क्या यूज़ किया था? सिस्टमा नेचुरा, है ना। तो दिस स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो इस सिस्टम में ये जो सिस्टमेटिक है इसमें इंक्लूड होता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो हमने पहले ही बोला था कि सिस्टमेटिक क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी लेना होता है। हमारा अगला टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक बने इसके लिए शुक्रिया। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।